Hello everyone, what's up? This is your NSCGS Biology Master Teacher and I'm back with the next session for NSCGS Mastermind series जिसमें हम कैम्बल को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं and this is going to be the final session for this chapter, a tour of the cell, जिसमें हम basically cell biology का major portion cover कर रहे हैं, right? So I hope आपने इससे पहले वाली 2 वीडियोस को ज़रूर देखा होगा एंड आपको सब कुछ A to Z समझ में आया होगा. नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें. That will make you understand better whatever I'm going to teach you today. So without any further delay, let's start. So first of all we will be starting with the cytoskeleton, right? Cytoskeleton बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट एनसीईआरटी में इतने डेप्थ में नहीं एक्सप्लेन किया गया है. सो कैम्बल में इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं, राइट? सो व्हाट इज साइटोस्केलेटन? गाइस, साइटोस्केलेटन जैसा हमें समझ में आता है वर्ड साइटो दैट मीन्स सेल, साइटोस्केलेटन द स्केलेटन ऑफ द सेल. तो एक सेल के अंदर भी स्केलेटन देखा जाता है जिसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं. नाउ ये हमारे नॉर्मल एनिमल्स में इफ यू सी हमारा स्केलेटन बहुत ज़्यादा रिजिड है, राइट? ह्यूमन स्केलेटन इज़ वेरी रिजिड, बहुत रिजिड होता है. बट ऑन द अदर हैंड साइटोस्केलेटन इज़ क्वाइट डायनेमिक. हमारे जैसे तुम देख सकते हो बोन एंड कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ है. The cytoskeleton is basically made up of certain fibers, कुछ प्रोटीन फाइबर्स का मिलके बनता है, ठीक है? सो साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोस्केलेटन होता है वो इतना like it is there but it is made up of proteins different from that of a eukaryotic cell. वो eukaryotic cell से काफ़ी different होता है बट हमारे सिलेबस में because eukaryotic cell का साइटोस्केलेटन है सो हम अपना फोकस बेसिकली eukaryotic cells पे ही रखने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहले शुरू करते हैं साइटोस्केलेटन. एज आई सेड इट इज द स्केलेटन ऑफ द सेल. सो द मेन फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इज गोइंग टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. नाउ ये साइटोस्केलेटन ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ इन द वेरी इनिशियल डेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी साइंटिस्ट को इतना आइडिया नहीं था. हम साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो सेल के वेरियस कंपोनेंट्स है, राइट, द सेल ऑर्गेनिज्म एंड अदर थिंग्स, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है. बट लेटर ऑन एज देयर वर एडवांसमेंट इन द स्टेनिंग टेक्निक्स, इन द माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, धीरे धीरे साइटोस्केलेटन उभर के आया. एंड देन साइंटिस्ट जो थे उस समय के उन्हें समझ में आया कि ओके देयर समथिंग नो लाइक देयर कैन समथिंग such as in skeleton for the cell and they named it as cytoskeleton. So पहला फंक्शन होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सेकंड प्रोवाइड करता है एंकरेज. क्या करता है? एंकरेज प्रोवाइड करता है. एंकरेज किससे प्रोवाइड करेगा? तो बेटा साइटोस्केलेटन है, सेल का स्केलेटन है, तो सेल के कॉम्पोनेंट्स को एंकरेज प्रोवाइड करेगा, जैसे सेल ऑर्गेनलीज को करेगा. एंड देखा ये जाता है कि कई तरीके के जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले इंजाइम्स हैं, मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं साइटोसोलिक इंजाइम मॉलिक्यूल्स, साइटोस्केलेटन उन्हें भी एंकरेज प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन शो देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, राइट? इजी. So I'll just write cytosolic enzyme molecules. Now cytoskeleton कैसे दिखाई देता है? तो आपके सामने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से ली गई एक इमेज है. सो इन दिस पर्टिकुलर माइक्रोग्राफ व्हाट यू कैन सी इज जो डार्क ब्लू कलर से बेटा स्टेन पार्ट है, दिस इज द न्यूक्लियस. नाउ हमारे साइटोस्केलेटन में इट कंप्राइजेस ऑफ सर्टेन फाइबर्स, कुछ ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिनसे बना हुआ होता है. तो यहाँ पे जो हमारा ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट इज बेसिकली द माइक्रोट्यूब्यूल्स. जो रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है दे आर द माइक्रोफिलामेंट्स दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक सेल में एक नेटवर्क की तरह ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं. नाउ देयर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि फिलहाल इस डायग्राम में स्टेन करके नहीं दिखाया गया है, ओके बट लेकिन हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ आगे चलते हैं. तो हमने पहला फंक्शन पढ़ा साइटोस्केलेटन का दैट ओके इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द वेरियस सेल ऑर्गेनलीज एंड सर्टेन साइटोसोलिक एंजाइम मॉलिक्यूल्स. नाउ साइटोस्केलेटन बेटा कैसे काम करता है? तो साइटोस्केलेटन जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास जो डोम शेप्ड टेंट्स होते हैं. कैसे होते हैं? डोम शेप्ड टेंट्स, राइट? तो जैसे इन डोम शेप टेंट्स में हमारे पास अब ये पिक्चर जैसे आप देख सकते हो तो इसमें आपको दिखेगा कि कई तरीके के ऑपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर बैलेंस, जिसकी वजह से जो मेरा टेंट है वो अपने शेप में है. सिमिलरली साइटोस्केलेटन में भी ऐसे होता है. देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द ऑपोजिंग फोर्सेस जिसकी वजह से हमारा साइटोप्लाज्म जो साइटोस्केलेटन है वो मेंटेन रहता है, स्टेबलाइज रहता है. Next, what is the function of cytoskeleton? So we said, okay, mechanical support, anchorage. It also helps in the cell motility.
किस में हेल्प करते हैं? सेल मोटिलिटी. तो व्हेन आई से दिस टर्म सेल मोटिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकोमोशन ऑफ द सेल, राइट? दैट इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सेल, लोकोमोशन ऑफ द सेल, right? And it also includes the movement of the various parts of the cell, right? Movement in cell parts, I can write movement in cell parts, right? तो पूरा सेल तो या तो मूव कर रहा है या तो विद इन द सेल मूवमेंट हो रहा है, दोनों को हम सेल मोटिलिटी कंसीडर करते हैं. साइटोस्केलेटन इसमें भी काम करता है. कैसे करता है वो हम समझते हैं. मूवमेंट इन सेल पार्ट्स. नाउ दो चीज़ें, दोनों को समझते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलर वन, मूवमेंट इन सेल पार्ट्स. तो बेटा जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं. नाउ दे आर पैक्ड इन वेसाइकल्स और वो गोल्गी बॉडी के पास भेजे जाते हैं. गोल्गी बॉडी क्या करती है? गोल्गी बॉडी उन्हें मॉडिफाई करती है एंड फाइनली फॉर एग्जाम्पल इट सेंड इट्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई एम जस्ट टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सो ईआर था, उसने एक प्रोटीन सिंथेसाइज किया, वो वेसाइकल के फॉर्म में पिंच ऑफ होके गोल्गी के पास गया, वहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन हुआ एंड फाइनली इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट से फॉर एक्सोसाइटोसिस. ठीक है. तो अब इसमें क्या होगा बेटा, ये जो वेसाइकल है इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईआर टू गोल्गी बॉडी, फ्रॉम देयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? तो हाउ दिस विल हैपन? तो बेसिकली जो वेसाइकल होंगे they will interact with the motor proteins, with certain proteins known as motor proteins, right? वो interact करेगा motor proteins के साथ. तो ये जो motor proteins होंगे ये as feet काम करेगा. ठीक है, I'll just write it like you will have the motor proteins. अब ये वेसाइकल क्या करेगा? सो वेसाइकल जो है it will interact with the motor proteins and these motor proteins will act as the feet of for the vesicle. अब ये मेरे पास वेसाइकल था, ये मोटर प्रोटीन था, तो ये इसके फीट की तरह बन गया. एंड जो साइटोस्केलेटन होगा मेरा, फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो एक ट्रैक की तरह काम करेगा. एंड द वेसाइकल विल गेट एनर्जाइज बाई एटीपी. प्लीज रिमेंबर, मोटर प्रोटीन इसके लोकोमोशन में हेल्प करेगा, इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा एंड मोटर प्रोटीन्स रिक्वायर एटीपी, दे गेट एनर्जाइज बाई एटीपी. तो एटीपी की इस्तेमाल करके हम अपने वेसाइकल को ट्रांसपोर्ट कर देंगे सिंपली. तो जैसे हमने वेसाइकल का ट्रांसपोर्ट पढ़ा, दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज गिवन इन कैम्पबेल, इफ यू कैन सी. सो यू हैव द वेसाइकल, हियर यू हैव द रिसेप्टर फॉर द मोटर प्रोटीन इटसेल्फ, इट इज गेटिंग एनर्जाइज्ड बाय द एटीपी एंड जो हमारा पूरा का पूरा वेसाइकल है वो क्रॉल कर रहा है ओवर द ट्रैक प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल और सिंपली द साइटोस्केलेटन. ये सेम का डायग्राम है बेटा, ये सेम में देखा गया तो ये कुछ इस तरीके का नजर आया हमें, राइट? तो टू वेसाइकल कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव अलोंग अ माइक्रोट्यूब्यूल towards the tip of a nerve cell extension called an axon. तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल दिया है? So this particular example is of the neurons. न्यूरॉन्स में क्या होता है? एक्सॉन होता है. सो बेटा जो प्री साइनेप्टिक नर्व होता है वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट where the neurotransmitter binds to the post-synaptic membrane to the particular receptors causing the depolarization, right? Causing the generation of the action potential. तो ये सारी चीज़ आप NCERT में पढ़ सकते हो, right? So ये जो रिलीज था न्यूरोट्रांसमीटर का from the pre-synaptic nerve into the synaptic cleft, this happens via vesicles. Vesicles के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर बनाए जाते हैं, उन्हें रिलीज किया जाता है. सो ये जो वेसाइकल एक्सॉन मेम्ब्रेन तक आएगा, वहाँ से उसका एक्सोसाइटोसिस होगा. ये सारी चीज़ें मीडिएट कौन करता है? हमारा साइटोस्केलेटन करता है. ये हमने पढ़ा छोटे स्केल पे मूवमेंट इन द सेल पार्ट्स, राइट? विद इन द सेल कैसे किसी ऑर्गेनली का या किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मूवमेंट हो सकता है ना, सेल कैसे मूव करेगा. तो सेल को अगर मुझे मूव कराना है तो अगेन साइटोस्केलेटन, मतलब हमारे पास मोटर प्रोटीन होंगे. ये मोटर प्रोटीन हमारे साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स का हेल्प लेंगे, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की हेल्प लेंगे एंड साथ साथ में बेटा वो हेल्प लेगा certain molecules of the plasma membrane. Okay, so motor protein along with the cytoskeleton elements and some molecules from the plasma membrane ये सेल को प्रोवाइड करेगा कि जो सेल के बाहर जो फाइबर्स हैं, राइट, द फाइबर्स दैट आर द कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे. तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं, तो मोटर प्रोटीन्स क्या करेंगे? वो हेल्प करेंगे कि जो पूरा का पूरा सेल है वो क्रॉल कर जाए ओवर द ECM मैट्रिक्स में, सॉरी ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो फाइबर्स हैं, राइट? सो दैट्स हाउ द होल सेल कैन लोकोमोट, राइट? इट कैन शो लोकोमोशन सिंपली. ओके, इजी. आई होप थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया होगा. यहाँ पे नेक्स्ट हमने बात कर ली सेल मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं. नाउ जो हमारा साइटोस्केलेटन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेसेस सच एज इंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में भी ये हेल्प करता है. ओके,
पिनोसाइटोसिस एक्सेट्रा, राइट। सो इसमें भी आपका साइटोस्केलेटन का रोल होता है। नाउ द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। तो हमारा जो साइटोस्केलेटन है बेटा, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब नाम से ही है, समझ में आएगा। माइक्रोफिलामेंट्स ये आपके लाइक यू कैन इन अ वे यू कैन से कि इनका हाईएस्ट डायमीटर होता है, माइक्रोफिलामेंट का लीस्ट डायमीटर होता है, इंटरमीडिएट का बीच का होता है डायमीटर, राइट। सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, लेट मी जस्ट हाईलाइट। See the diameter 25 nanometer with 15 nanometer lumen, for microfilament 7 nanometer, and intermediate का in between 8 to 12 nanometer, that is the diameter। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड फिर हम यहाँ पे बार बार आके चेक भी कर लेंगे कि व्हाट दिस पर्टिकुलर टेबल सेज, ठीक है। तो दिस टेबल हैज़ द होल समरी, आप बस इसी को याद कर सकते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्स्ट, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट चेंज टू द पेन। यप, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं बेटा, ये हॉलो ट्यूब्स होते हैं। व्हाट आर दे आर हॉलो ट्यूब्स, हॉलो ट्यूब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार रेफरेंस ले लेते हैं। सी इफ यू कैन सी, दिस इज हाउ द माइक्रोट्यूब्यूल लुक्स लाइक, इट इज अ हॉलो ट्यूब। नाउ ये हॉलो ट्यूब किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो दिस हॉलो ट्यूब इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन की बनी हुई होती है, ठीक है। ट्यूबुलिन, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है itself it is a dimer, this tubulin protein itself it is a dimer of 2 subunits। one you will have the alpha tubulin and beta tubulin। तो लास्ट ईयर बेटा NSCGS 2023 में 1 क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम हियर अबाउट द यूनिट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, राइट। तो अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, ओके। सो अल्फा ट्यूबुलिन होता है, बीटा ट्यूबुलिन होता है। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि आई जस्ट ऐड, इफ कैन आई ऐड अ शेप हियर, यस आई कैन। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो ये वो एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है। दिस इज अ ट्यूब, नाउ दिस हॉलो ट्यूब, इफ यू कैन सी दिस थिंग, ओके। सो दिस ट्यूब में क्या होगा बेटा, दिस इज हॉलो ट्यूब मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन विच इज अ डाइमर प्रोटीन मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, ओके। अब इस ट्यूब में क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे ना माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो यूनिट्स होते हैं इनका बहुत ही फास्ट असेंबली भी होता है, डिसअसेंबली भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुमने देखा होगा जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वी यूज दोज बैम्बू स्टिक्स, राइट। हम बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोवाइड द सपोर्ट। जब तुम्हें ज़रूरत होती है तुम वहाँ पे वो खड़ा कर देते हो, लगा देते हो, जब ज़रूरत नहीं होती हम उसे निकालते हैं, वी यूज़ इट समवेयर एल्स, राइट। तो असेंबली डिसअसेंबली चलती रहती है। इवन कहीं पे भी देखो मेट्रो लाइन बनती है, सो वट एवर मशीन्स वी यूज़, हम उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह, एक जगह से डिसअसेंबल करके दूसरी जगह असेंबल करते हैं, सो दैट द कंस्ट्रक्शन कैन हैपन इन दैट लोकेलिटी एज वेल, राइट, एट दैट लोकेशन एज वेल। तो सिमिलरली जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है बेटा, ठीक है, ओके, आई जस्ट ड्रॉ इट। ये जो अल्फा और बीटा यूनिट्स हैं इन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं, इन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं, ओके। सो वी कैन रिमूव देम एज वेल एज वी कैन ऐड देम। तो वो एक साइड से निकलती है, एक साइड से ग्रो भी मतलब एक साइड से हम इन यूनिट्स को हटा सकते हैं, एक साइड ऐड कर सकते हैं, एंड हम इसे कहीं पे भी बिल्ड करके किसी सेल की दूसरे लोकेशन पे उसे असेंबल कर सकते हैं एंड एक जगह से हटा उसे डिसअसेंबल कर सकते हैं, राइट। सो ये काम दोनों एंड से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपके पास असेंबली डिसअसेंबली हो रही होगी एंड यहाँ इस एंड पे भी आपके पास असेंबली डिसअसेंबली हो रही होगी, ओके। सो आई जस्ट मेंशन दिस इज द असेंबली, दिस इज द डिसअसेंबली, okay। Similarly here it will also be happening assembly, disassembly, okay। both the ends it happens, please remember both the ends, दोनों तरफ से असेंबली डिसअसेंबली हो सकती है। अब होता क्या है बेटा, मेन थिंग सुनो, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव अ पोलैरिटी। हम उसको कैसे शो करते हैं कि एक तरफ उसका प्लस एंड होगा, एक तरफ माइनस एंड होगा। कैसे सर, असेंबली डिसअसेंबली तो दोनों, तो बच्चों को लगता है कि जिस साइड से असेंबली हो रही है दैट इज अ पॉजिटिव साइड एंड जिस साइड से डिसअसेंबली हो रही है दैट इज अ नेगेटिव साइड, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, असेंबली डिसअसेंबली दोनों साइड से होती है, लेकिन जिधर द रेट ऑफ असेंबली और डिसअसेंबली इज हाइयर दैट इज द पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो इफ आई एम मेंशनिंग कि दिस इज द पॉजिटिव एंड, तो यहाँ पे बेटा अल्फा और बीटा सब यूनिट्स का इस तरीके से ओरिएंटेशन होता है। द ओरिएंटेशन इज इन सच अ मैनर दैट एट वन एंड द रेट ऑफ असेंबली और डिसअसेंबली इज हाइयर देन दैट द अदर। सो जहाँ पे हाइयर रेट ऑफ असेंबली डिसअसेंबली होता है दैट इज डिनोटेड एज द पॉजिटिव एंड, ओके। सो व्हेन आई से पॉजिटिव एंड, तो हियर यू हैव अ हाइयर रेट, you have a higher rate of assembly or disassembly। तो this is how the microtubules work, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? I hope this is
लाइक लिटिल बिट क्लियर टू यू. नाउ ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ सम अदर सेल ऑर्गेनलीज एज वेल, जैसे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल. तो सेंट्रोजोम सेंट्रियोल क्या है, तो वी कैन रीड अबाउट इट. सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल. सेंट्रोजोम it basically comprises of the two cylinders which are perpendicular to one another, and these two cylinders, यहीं से हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं. स्पिंडल फाइबर बनता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, राइट. सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए हमें स्पिंडल फाइबर बनता है, वो हमारा इन्हीं सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल से बनता है. Okay, so I can read it from here. Most animal cells have a centrosome, a region near the nucleus where the cell's microtubules are initiated. Within the centrosome is a pair of centriole. I'll just highlight this, right? So most animal cells have a centrosome, a region near the nucleus where the cell's microtubules are initiated. Within the centrosome is a pair of centrioles, each about 250 nanometer in diameter. The two centrioles are at a right angle to each other, and each is made up of 9 sets of 3 microtubules. The blue portion of the drawing represents a non-tubulin protein that connects a microtubule triplet. Okay, so if you can see in this particular diagram what you will have, so you will have triplets of you will have 9 triplets of microtubules. मतलब कैसा दिखेगा वो, like you will have a triplet 1 2 3, this is a triplet, and you will have 9 triplets. and ये हमारे पास क्या है, तो ऐसे करके आपके पास 9 triplets होंगे, राइट. 9 होंगे, मतलब ऐसे करके, लाइक दिस इज 1 triplet. सो नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. दैट्स हाउ दीज ट्रिपलेट्स विल बी अरेंज लाइक. तो ये इस तरीके का कुछ आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. एंड ये किस चीज़ में हेल्प करता है, सो इट हेल्प्स इन द सेपरेशन और इट हेल्प्स इन द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सीलिया और फ्लैजिला बनाने में भी हेल्प करते हैं. ओके, आई जस्ट शो यू. सो इफ यू कैन सी द अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हियर यू हैव 2 सेंट्रल सिंगलेट फिब्रिल्स एंड यू हैव 9 peripheral doublet fibrils. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, you can count it from there as well, 9. and ये इसी तरीके से बेटा कुछ मेरा सेंट्रोजोम भी सेंट्रियोल्स भी अरेंज्ड होते हैं. ओके, ये इस तरह से मेरे सेंट्रियोल्स भी होते हैं. ठीक है, सो इफ यू कैन सी यू हैव 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स. ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेंटर में कोई भी फिब्रिल नहीं है, राइट. इस चीज़ को समझते हैं पहले. लेट्स स्टार्ट विद द सीलिया एंड फ्लैजिला. तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, सो दे हैव अ स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, फॉर द लोकोमोशन. ठीक है, कैसे होता है, बीटिंग से होता है. बीटिंग ऑफ फ्लैजिला और सीलिया. माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन एक्सपेंशन दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम सम सेल्स. नाउ व्हाट द बुक सेज दैट मेनी यूनिसेलुलर eukaryotes are propelled through water by cilia or flagella which that act as a locomotor appendage. तो कुछ सेल्स में, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में सीलिया फ्लैजिला कैसे काम करता है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है. जैसे अगर मैं सीलिया की बात करूँ तो जैसे पैरामीशियम, यू कैन टेक द एग्जाम्पल. फ्लैजिला की बात की जाए तो फ्लैजिला का बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक, इट इज़ द यूग्लिना, राइट. फ्लैजिलेटेड होता है, यूग्लिना हो गया, सीलिया का पैरामीशियम हो गया, राइट. This pumps of animals, alga and some plants have flagella as well. ठीक है, तो human pump, it has a tail, right. So it is again the flagella. Alga में, plants में, they have flagellated sperm cells, right. Okay, so now when cilia or flagella extend from cells that are held in places as part of the tissue layer, they can move fluid over the surface of the tissue. जब cilia और flagella जो होता है, if when it is held इन अ टिश्यू के लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, वो आपके सरफेस पे फ्लूइड को ऐसे एक्सटेंड करने में हेल्प करता है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास ट्रैकिया में तो यू हैव सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, राइट. तो वो क्या करते हैं, उसके सीलिया की हेल्प से वो डस्ट पार्टिकल और म्यूकस को सेपरेट करता है, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकता है. Similarly, oviduct में, so oviduct that is the fallopian tubes, right. There you have the ciliated epithelium जो क्या करेगा, जो आपके from the ovary वो ovum को collect करेगा and it will take it to the site of fertilization. So that's the role of the cilia, right. Ciliated epithelium का यही function होता है जो हमने junior classes में पढ़ा है, right. So this is a very good point. ओके, तो हम इसको थोड़ा और समझते हैं ना. द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला.
पहले थोड़े से डिफरेंसेस की बात करते हैं, देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टेन सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट द डिफरेंसेस। ठीक है, तो हमने कहा सीलिया जो होता है ये हमारा लार्ज नंबर्स में कंपेरेटिवली प्रेजेंट होता है, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, इरेजर। यस, सो सीलिया जो होता है, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस इन द डायमेंशन। सीलिया छोटा होता है, फ्लैजुला बड़ा होता है। सो सीलिया जो होता है ये लार्ज नंबर में होता है, राइट। सेकंड जो फ्लैजुला है, फ्लैजुला ना ये या तो 1 होगा या तो फ्यू होंगे पर सेल। ठीक है, लार्ज नंबर और फ्लैजुला 1 और फ्यू पर सेल। नाउ दैट इज द फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, फ्लैजुला एंड सीलिया दे हैव डिफरेंट बीटिंग पैटर्न, डिफरेंट बीटिंग पैटर्न, दे हैव अ डिफरेंट बीटिंग पैटर्न। डिफरेंट बीटिंग पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि जब अगर हम बात करें सीलिया में, तो सीलिया में क्या होता है, यू हैव अल्टरनेटिव पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक्स, पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक्स। वेयर एज जो मेरा फ्लैजुला होता है, इट हैज अंडुलेटरी, ठीक है, मोशन। व्हाट इज द पावर इन रिकवरी स्ट्रोक? जैसे बेटा ओर्स ऑफ अ बोट में हम चाबुक चलाते हैं ना, तो उसमें देखा पहले आप एक पावर स्ट्रोक देते हो, देन यू गो फॉर अ रीस्टोरिंग स्ट्रोक एंड देन पावर स्ट्रोक। अंडुलेटरी मोशन का जैसे मोशन ऑफ अ टेल, सॉरी मोशन ऑफ द टेल ऑफ अ फिश, so that is the undulatory motion। तो इस तरह से इनका different beating pattern होता है। We can look it from these diagrams, motion of flagella, so you can see it has an undulatory movement just like the fish का tail, and here you have a power stroke and a recovery stroke for the case of cilia, right? Clear है? I hope this is clear to all of you। ठीक है, बीटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। अब ये हो गए, अब सीलिया के बारे में ना कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को पढ़ते हैं। ओके, लेट मी जस्ट ऐड, आई वांट टू टेल यू मोर अबाउट दिस। तो इसके बारे में ना हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। लेट मी जस्ट ऐड अ न्यू स्लाइड हियर। यस, ओके, सो हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, सीलिया के बारे में। तो अगर बेटा देखो सीलिया जो है ये कभी कभी एक एंटीना की तरह भी काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है, एक एंटीना की तरह भी काम कर सकती है। कैसे, तो उस समय जब अगर सीलिया एंटीना की तरह काम करेगी, मतलब इट इज सपोज टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को कैच करने का काम करेगी, राइट, एंटीना। तो वैसे सेल में ये सीलिया नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, so if there is a cilia and if it is not motile, तो most probably it is acting as a sensory organ, like ये एक सेंसेशन को कॉज कर रहा है, एक सिग्नल को कैच कर रहा है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में इसका काउंट 1 पर सेल होता है और इसको हम प्राइमरी सीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उस केस में, वी कॉल इट एज प्राइमरी सीलियम। ठीक है, वी कॉल इट एज प्राइमरी सीलियम। नाउ इसका कहाँ पे देखा जा सकता है, सो जैसे बेटा हमारे पास ब्रेन में यू कैन ऑब्जर्व द प्राइमरी सीलिया, ब्रेन में हो सकता है, या फिर ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज में भी देखे जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में भी प्राइमरी सीलिया हैज़ फंक्शन। ठीक है, सेल्स के पास प्राइमरी सीलिया होता है, ब्रेन में भी होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो हमारे पास फ्लैजुला हो चाहे सीलिया हो, दे हैव 9+2 अरेंजमेंट। इनके पास 9+2 अरेंजमेंट होता है of the micro, okay, I'll just go to this particular, yes, so here you can see they have a 9+2 arrangement of the microtubules, so 9 peripheral doublet fibrils and 2 central cingulate fibrils, this is how we call them as। यहाँ पे आप देख सकते हो इस particular diagram में, right, this blue one, let me just change the color of the pen, yes, here see you can count it from here as well। Okay, so these are peripheral doublet fibrils, okay, so you will have 9 in number and 2 central cingulate fibrils। साथ साथ में बेटा हमारे पास और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, राइट। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करोगे, दैट इज दी मोटर प्रोटीन्स। यहाँ पे हैं मोटर प्रोटीन्स को हम यहाँ पे डायनिन के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं, वी कॉल देम एज डायनिन्स। ओके, सो इसके पास होते तो डायनिन। सो नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन डायनिन, इसके पास 2 आर्म्स होती हैं, इट हैज़ 2 आर्म्स जो
एटीपी की हेल्प से लोकोमोशन में, मतलब इसके मूवमेंट में हेल्प करती है. ओके, सो अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ मोटाइल cilia shows the 9+2 arrangement of microtubules. The outer microtubule doublets are held together with two central microtubules by flexible cross-linking proteins, including the radial spokes. The doublet also have attached motor proteins called dynein. Okay, so ये जो blue color से देख रहे हो इन्हें हम radial spokes कहते हैं. Then you have the ट्रांजिशन जंक्शन होता है. तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम ज़्यादा अच्छे से रिफर करोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू नो अबाउट ऑल द लेबलिंग वाला पार्ट, राइट. एंड देन क्या होता है बेटा, इनमें होती है बेसल बॉडी. अब जो मेरी फ्लैजिला है ये अटैच होगी टू द सेल, राइट, थ्रू द बेसल बॉडी. ये जो बेसल बॉडी होती है, ये बेसल बॉडी का अरेंजमेंट 9+0 होता है, जो कि सेंट्रियोल में भी देखा जाता है. ओके, सो यू कैन सी द 9 आउटर डबलेट ऑफ अ सीलियम ऑफ फ्लैजिलम एक्सटेंड इनटू द बेसल बॉडी वेयर ईच डबलेट जॉइन अनदर माइक्रोट्यूब्यूल टू फॉर्म अ रिंग ऑफ 9 ट्रिपलेट. Each triplet is connected to the next by non-tubulin protein. This is a 9+0 arrangement. The two central microtubules are not present because they terminate above the basal body. Okay, so that's very important to know about it. तो ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो गया अबाउट द फ्लैजिला एंड सीलिया. आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो हमने यहाँ तक बात कर ली. नाउ वी कैन जंप टू द माइक्रोफिलामेंट्स. तो एक बार अपने टेबल पे चलते हैं सो दैट वी कैन गेट टू नो अबाउट द माइक्रोफिलामेंट्स. येस, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये ट्यूबुलिन का बना होता है, डाइमर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन. माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है? एक्टिन का बना होता है. अब एक्टिन क्या होता है? ये एक तरीके का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है. नाउ आई विल जस्ट राइट इट हियर. सी, अगर आप देखोगे तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे दे वर हॉलो ट्यूब्स. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक चीज़ देखी जाती है बेटा, दैट देयर यू हैव अ माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स. तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है बेटा, दे आर मेड अप ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन. माइक्रोफिलामेंट किसकी बनी? ग्लोबुलर प्रोटीन नोन एज एक्टिन. ये सॉलिड होती है. माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड, जबकि ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ये आपकी हॉलो थी. दे वर हॉलो रॉड्स. हियर माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड रॉड्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस. ठीक है, ये सॉलिड रॉड्स होती हैं. नाउ यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कंप्रेशन resisting role, right? Microtubules generally have a compression resisting role, whereas जो microfilaments होती हैं इनका काम क्या होता है, like so they इनमें like they have like some sort of pulling action. तो ये टेंशन क्रिएट करती हैं या फिर ये पुलिंग फोर्सेस को क्रिएट करते हैं. समझ में आ रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कंप्रेशन रेसिस्टिंग रोल, वेयरएज माइक्रोफिलामेंट्स दे प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स, दे क्रिएट अ पुलिंग फोर्स. वो टेंशन प्रोवाइड करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सो हमें यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है, राइट. अब माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं बेटा, इनके बारे में और डेप्थ में पढ़ते हैं. सो ये डायग्राम हमें बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने के लिए. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये लीनियर फिलामेंट्स होते हैं, बट लीनियर फिलामेंट होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वॉज एन एक्टिन फिलामेंट. ये एक्टिन फिलामेंट क्या होगा बेटा, तो आपके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे विच विल बी ट्विस्टेड ओवर वन अनदर. वी कैन लुक एट द organization from this particular table. So you can see that you have 2 filaments and both the filaments. Okay, so ये क्या है, the monomeric unit is the G actin. G actin F actin बनाता है, which is a filament के फॉर्म में actin हो गया, तो F actin and the 2 filaments are twisted over one another. Okay, so as a whole this is the F actin. Okay, this is the F actin and the monomeric unit is the G actin. ठीक है, very important. Now आगे बढ़ते हैं. सो आई वॉज टेलिंग अबाउट द माइक्रोफिलामेंट्स. येस, तो ये लीनियर फिलामेंट्स बनाते हैं, बट माइक्रोफिलामेंट्स कैन ऑल्सो मेक अ नेटवर्क. एक नेटवर्क भी बना सकते हैं. दे कैन बी अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स. हाउ? तो आपके लीनियर फिलामेंट से बेटा कुछ स्पेशल प्रोटीन्स आएंगे एंड उन प्रोटीन से मेरा नेक्स्ट आके जुड़ जाएगा दूसरा एक्टिन फिलामेंट. तो इस तरीके से बेटा एक नेटवर्क बनता चला जाएगा, राइट. So some other proteins will come, they will bind to the linear filament and from that particular that special protein another will come and bind. Okay, so that will create a network. तो ये नेटवर्क कहाँ प्रेजेंट होता है? ये नेटवर्क प्रेजेंट होता है beneath the plasma membrane. beneath the plasma membrane प्रेजेंट होता है, जिसे हम कोटेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कोटेक्स कहते हैं. और इस तरीके के माइक्रोफिलामेंट्स को हम कोर्टिकल माइक्रोफिलामेंट्स कह सकते हैं. कोर्टिकल माइक्रोफिलामेंट्स कह सकते हैं, राइट. सो आई इंट्रोड्यूस यू टू अनदर टर्म, कोर्टिकल माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है, अब जैसे कहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखाया गया है, तो ये बेटा जैसे हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में यू हैव द माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई का जो कोर होता है उसे स्टेबल रखने के लिए
सस्पेंडेड रखने के लिए विलाय को. सो इन द कोर ऑफ द माइक्रोविलाय यू हैव द बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट, राइट. द सर्फेस एरिया ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग इंटेस्टाइनल सेल is increased by many microvilli. Cellular extensions reinforced by bundles of microfilaments. Okay, so ये actin filament होता है. ठीक है, अब देखो actin can interact with another protein known as myosin. Actin myosin के साथ interact कर सकता है. ठीक है, actin को हम पढ़ते हैं कि वो मायोसिन के साथ, मायोसिन विच इज एन अनदर प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन जो है आपस में इंटरैक्ट करके मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाते हैं, मसल contraction. So here you can understand the importance of the microfilament, right. ठीक है, so that's very important. Next पढ़ते हैं, that is the amoeboid movement. तो ये जो actin myosin interaction है बेटा, actin myosin interaction अमीबा में जो उसका सुडोपोडिया का जो मूवमेंट है, राइट, अमीबा के सुडोपोडिया के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. तो इंटरैक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट विद मायोसिन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल पुलिंग द सेल्स ट्रेलिंग एंड. ये चीज़ हम कहाँ देखते हैं, अमीबा में देखते हैं, अमीबा में देखते हैं एंड सम WBCs में देखते हैं, सम टाइप्स ऑफ WBCs, सम टाइप्स ऑफ WBCs, राइट. वेरी इजी. नेक्स्ट चलते हैं. सो जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो दे ऑल्सो हेल्प इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, राइट. प्लांट सेल में स्पेशली, तो प्लांट सेल बेटा साइज में जनरली बड़ा होता है, तो उसके अंदर फॉर अ फास्टर मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है. सो दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज अगेन ड्यू टू द एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन. एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन की वजह से ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है. अ लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म साइकिल्स अराउंड द सेल, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग over the track of actin filament. Myosin motors attached to some organelle drive the streaming by interacting with the actin. So again myosin actin interaction causes cytoplasmic streaming. This is what the book says. ठीक है, so यहाँ तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है. Then we can talk about the intermediate filaments. Now वापस चलते हैं टेबल पे. ठीक है, तो टेबल हमारा क्या कहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में, दैट दीज आर फिब्रस प्रोटीन्स कॉइल्ड इनटू केबल्स. यस, इंटरमीडिएट प्रोटीन क्या है, तो आपके पास क्या होंगे, यू विल हैव द प्रोटीन्स एंड जो प्रोटीन्स होंगे दे विल बी कॉइल्ड लाइक केबल, जैसे केबल होती है वैसे वो कॉइल्ड होंगे. ठीक है, अब ये कई तरीके के प्रोटीन से बन सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट, सिर्फ एक्टिन. इंटरमीडिएट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन सच एज केराटिन, केराटिन का बना हो सकता है. ठीक है, सो बेटा जनरली जो हम देखते हैं कि assembly disassembly, that assembly disassembly is more common to microtubule and microfilament. Assembly disassembly of the subunits of the monomers ये microtubules में होता है. intermediate filaments जो होते हैं ये more स्टेबल, मोर स्टैटिक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है. कैसा होता है, मोर स्टैटिक होता है, स्टैटिक नेचर का होता है. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स होता है कहीं से भी उठाया खोला कहीं और लगा दिया, ऐसा माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में नहीं होता. ठीक है, तो वी कैन रीड व्हाट द बुक सेज, व्हाट कैम्बल सेज. इट हैज प्रेजेंटेड वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स अबाउट intermediate filaments. Now read what the book says. Intermediate filaments, they are more permanent fixtures of the cell then are microfilaments and microtubules, which are often disassembled and reassembled in various parts of a cell. Very beautiful. Even after the cell die, intermediate filament network often persist. Even अगर मेरा सेल डेथ भी कर जाए तो लास्ट में उसके डिग्रेडेशन के बाद भी इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक नेटवर्क रह जाएगा. जैसे स्किन जो होती है हमारी, जो टॉप लेयर होती है जिसे हम बेटा कॉर्नियम स्ट्रेटम कहते हैं, राइट. सो दिस कॉर्नियम स्ट्रेटम, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, इसके अंदर यू हैव अ वेरी रिच नेटवर्क ऑफ द केराटिन फिलामेंट विच इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमारे सेल को क्या करती है, हमारे सेल को स्ट्रेंथ देती है. Okay, now the chemical treatment that removes microfilament and microtubule from the cytoplasm of the living cell leave a web of intermediate filament that retain its original shape. Okay, so basically intermediate filament rigidity, cell को rigidity provide करते हैं. जैसे मैं तुम्हें न्यूक्लियस में पढ़ाया था about the nuclear matrix. So nuclear matrix is presented by what? So nuclear matrix जो था, right, that is again made up of intermediate filaments. ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं टेबल पे, एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं. नाउ व्हाट द टेबल सेज अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर हॉलो ट्यूब 25 नैनोमीटर विद 15 नैनोमीटर ल्यूमेन, ट्यूबुलिन का बना होता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, राइट, कंप्रेशन रेसिस्टिंग, सेल मोटिलिटी, क्रोमोसोम मूवमेंट, ऑर्गेनली मूवमेंट. वेरी इजी. माइक्रोफिलामेंट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, changes in cell shape, muscle contraction, cytoplasmic streaming, cell motility such as amoeboid movement, division of animal cell. Intermediate filament, maintenance of cell shape, anchorage of the nucleus and certain other nuclei, organelle, formation of the nuclear lamina. Okay, so nuclear lamina का formation करना.
ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ईजी था। अगला स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो दैट इज अ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो व्हाट द कैम्बल राइट्स अबाउट प्लांट सेल वॉल, तो प्लांट सेल वॉल के बारे में द बुक सेज दैट द प्लांट सेल वॉल इट इज स्पेसिफिक टू द प्लांट्स ओनली। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती, ठीक है। ये क्या करती है, तो ये सेल का शेप मेंटेन करती है, प्रिवेंट्स एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर, ठीक है। एट द लेवल ऑफ द होल प्लांट द स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ स्पेशलाइज सेल होल्ड द प्लांट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी प्लांट को पुल डाउन ना कर दे, तो प्लांट की रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए अगेन द सेल वॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लांट सेल्स वॉल आर मच थिकर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ranging from 0.1 to several micrometer, right? अब जो chemical composition होता है of the plant cell wall, it varies from type of cell to another type and from species to species, right? The chemical composition varies from species to species and from one cell type to another, but the basic design remains the same. What is the basic design? तो जैसे हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीमेंट होता है बेटा, सीमेंट के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं वो आयरन रॉड्स, करेक्ट। सेम तरीके में यहाँ होता है, यू हैव अ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास होती हैं माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। माइक्रोफिब्रिल्स मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज आर सिंथेसाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड सेल्यूलोसिंथेस, secreted to extracellular space where they become embedded in a matrix of other polysaccharides and proteins. This combination of material, strong fiber in a ground substance or matrix is the basic architectural design found in steel reinforced concrete and in fiberglass. Okay, so जैसे कंक्रीट या फाइबरग्लास में होता है उसी तरीके से you have microfibrils made up of cellulose fiber. The microfibrils are synthesized by the enzyme cellulosynthase. They get embedded into the extracellular matrix, right? Into the extracellular space, into the ground substance, also the known as matrix. ठीक है, अब हम सेल वॉल की बात करें तो इस डायग्राम पे देखो, यंग सेल्स के पास इनिशियली दे हैव अ प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल होती है। दो सेल्स को बीच में होता है बेटा मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है एक बहुत ही स्टिकी पॉलीसेक्राइड जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। ना ये जो पेक्टिन है बेटा, ये पेक्टिन क्या करेगा, सो ये जो पेक्टिन है इसको हम कॉमर्शियल यूज़ करते हैं, कैसे, इट इज़ यूज एज थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट इन जैम्स एंड जेलीज, ठीक है। जैम्स में, जेलीज में हम इसे थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। सो ये क्या करते हैं, ग्लू करके रखते हैं दो सेल्स को। नाउ जब सेल मेच्योर हो जाता है तो वो बेटा अपने इनर साइड में टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ले करता है सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे आप वुड का एग्जाम्पल है तो वुड में प्राइमरली जो स्ट्रेंथ आती है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। सो यू कैन सी मिडिल लैमेला, देन यू कैन सी द प्राइमरी सेल वॉल, देन यू कैन सी द सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट सेल वॉल दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द कैम्बल, ठीक है। नाउ ईसीएम, ईसीएम जो है ये तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स में नहीं मिलेगा, तुम्हें फिंगर टिप्स में नहीं मिलेगा। ईसीएम जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इन कैम्बल ओनली, ठीक है। तो ईसीएम समझने में भी बहुत डिफिकल्ट है, तो बेसिकली ये डायग्राम सब कुछ कहता है समझे। चलो, ईसीएम, ईसीएम का मतलब है कि सेल के बाहर का वातावरण, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब वॉट एवर इज आउटसाइड द सेल, उसमें सेल के ऑफकोर्स आसपास में एक केमिकल इन्वायरमेंट मेंटेन होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बेटा, ये कैसे बनता है, तो अगेन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर सिक्रीटेड बाय द सेल देमसेल्व्स। सेल ही अपना ईसीएम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो सेल क्या करते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, secretion of glycoproteins. What are glycoproteins? So you will have a carbohydrate subunit attached covalently to a protein. प्रोटीन से एक शुगर रेसिड्यू जोड़ दिया कोवेलेंटली, उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, राइट। सच एज कोलाजन, राइट, कोलाजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो कोलाजन होता है बेटा ये फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज्ड होता है, फाइबर्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। इवन इफ यू नो, जो हमारे एक एनिमल के अंदर जो 40% मतलब एनिमल के अंदर जो प्रोटीन होगा मेरी बॉडी में, एनिमल, एक एनिमल में 40% प्रोटीन सिर्फ कोलाजन होता है, सिर्फ कोलाजन 40%, मतलब मेरी बॉडी का 40% प्रोटीन इज कोलाजन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स कोलाजन, ठीक है। ये कोलाजन होता है, ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये कोलाजन क्या करते हैं, ये कोलाजन बनाते हैं बेटा, कोलाजन फाइबर्स, राइट, फाइबर्स बनाते हैं। इफ यू कैन सी द कोलाजन, तो कोलाजन फाइबर्स आर एम्बेडेड इन अ वेब ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। व्हाट आर प्रोटियोग्लाइकेंस, तो प्रोटियोग्लाइकेंस भी बेटा अगेन होते हैं, यू विल हैव अ कोर ऑफ प्रोटीन टू विच लॉन्ग शुगर चेन्स विल बी अटैच्ड, ये मेरा प्रोटियोग्लाइकन होता है।
प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकन का यू हैव अ कोर ऑफ प्रोटीन कोर है, ठीक है, टू विच प्रोटीन कोर जिससे शुगर अटैच्ड है कोवैलेंटली। ना ये जो प्रोटीन शुगर कंपोनेंट कितना होगा, 95% उसमें कार्ब होगा, ठीक है, एंड प्रोटीन से 5% होगा अप्रॉक्स। तो प्रोटियोग्लाइकन में इट हैज मेजर पोर्शन ऑफ द शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैव अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रोटीन पार्ट, ठीक है। बोथ आर मेड अप ऑफ शुगर प्लस प्रोटीन, बट अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो you will say that okay, sugar residues are attached covalently to the protein, right? So that is the glycoprotein. Proteoglycan में so you have a small core protein to which large a very long carbohydrate chain or a sugar residue, a sugar chain is attached covalently, right? 95% the carbohydrate residue, 5% the protein core, that is a proteoglycan. So ECM कैसे अरेंज होता है बेटा? ECM में you have a mesh work, एक mesh होता है प्रोटियोग्लाइकेंस का जिसमें मेरा कोलाजन एम्बेडेड होता है। इफ़ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, ये जो लाइट ग्रीन कलर से दिख रहा है बेटा तुम्हें, ये तुम्हारा प्रोटियोग्लाइकेन का एक mesh है जिसमें मेरे कोलाजन फाइबर्स आर एम्बेडेड, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्रोटियोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, तो आपके पास एक लॉन्ग पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल होता है जिससे कई सारे प्रोटियोग्लाइकेन रेसिड्यूज कोवैलेंटली अटैच होते हैं। यहाँ पे तुम देखो इस डायग्राम को, आई जस्ट चेंज द कलर, I'll just use a highlighter, yes। यहाँ पे देखो एक लॉन्ग पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है बीच में, एंड जिससे साइड में एक प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल देखो, यू हैव अ कोर प्रोटीन एंड साइड में यू हैव अ कार्बोहाइड्रेट चेन, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा मेरा लगभग 95%, हियर इट इज कोर प्रोटीन इज 5%। यहाँ पे कैसे हैं, दोनों अटैच्ड हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, प्रोटियोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, यू हैव अ लॉन्ग पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल जिससे ये प्रोटियोग्लाइकेन अटैच्ड है थ्रू नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड है, राइट। सो हंड्रेड्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड नॉन कोवैलेंटली टू अ सिंगल लॉन्ग पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, कुछ सेल्स होते हैं, I'll just come back here, तो कुछ सेल्स होते हैं, I'll just write सेल्स होते हैं, सेल्स को हमें अटैच करें टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कैसे होता है, तो सेल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं टू द ECM बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सच एज फिब्रोनेक्टिन। तुमने नाम सुना होगा फिब्रोनेक्टिन। तो फिब्रोनेक्टिन क्या होता है, ये सेल को अटैच करेगा टू द ECM। अब ये ECM से देखो, तो हमने अल्टीमेटली हाउ इट इज लुकिंग लाइक, I'll just make it, रुको, आई जस्ट ड्रॉ माई ओन डायग्राम ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाउ एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज लाइक, ठीक है। सो आई जस्ट ऐड अ स्लाइड हियर, यस, ओके। सो इसको एक बार हम ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं ड्रॉ करने का। सो ये मैंने फॉर एग्जांपल सपोज करिए ब्लू कलर से मैंने कोलाजन फाइबर्स बनाए हैं, दीज आर कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। ये क्या है, ब्लू कलर से दीज आर द कोलाजन फाइबर्स। ये कोलाजन फाइबर्स बेटा मेरा प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट है इन अ मेशवर्क ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन। तो ये ग्रीन कलर से क्या है, मेशवर्क ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। सो दीज आर प्रोटियोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मेरे को ये मेरा सेल है, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सेल, एक पर्पल कलर से सपोज करो मैंने ये सेल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये मेरा सेल है। तो इफ़ आई वॉन्ट माई सेल टू बी अटैच्ड टू द ECM, हाउ विल इट हैपन, तो कुछ स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक प्रोटीन होगा जिससे हम कहेंगे फिब्रोनेक्टिन। ये फिब्रोनेक्टिन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कनेक्टेड होगा टू द ECM, राइट, टू द कोलाजन, फॉर एग्जाम्पल कोलाजन फाइबर से अटैच होगा। और ये फिब्रोनेक्टिन जो होगा एक स्पेशल सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन जिसे इंटीग्रिन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इंटीग्रिन कहते हैं, उससे अटैच होगा। मतलब सेल है, सेल के पास है इंटीग्रिन से बाइंड हुआ फिब्रोनेक्टिन बाइंड हो गया दूसरे साइड से टू द कोलाजन। दिस इज हाउ इट इज अरेंज्ड, वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन सी ये मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंटीग्रिन है। अब इंटीग्रिन में क्या होगा, इट विल हैव अ ओके, सो इसमें क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह होगा, राइट। इट विल हैव द रिसेप्टर टुवर्ड्स द
आउटर साइड ऑफ द सेल, राइट, टुवर्ड्स द ईसीएम, एंड उसका एक साइटोसोलिक डोमेन होगा, राइट. सो इट इज ओके. सो यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन इंटीग्रिन क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन विद 2 सब यूनिट्स बाइंड टू द ईसीएम ऑन द आउटसाइड एंड टू द एसोसिएटेड प्रोटीन अटैच टू माइक्रोफिलामेंट ऑन इनसाइड. ओके, सो इट हैज 2 डोमेन्स, एक आपका जो फिब्रोनेक्टिन के संग इंटरेक्ट करे एंड दूसरा जो सेल के साइटोसोलिक साइड में होगा, एंड जो डोमेन उसका सोल की साइड होगा, साइटोप्लाज्म की साइड होगा, वो साइड विल बी अटैच टू द माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज होता है. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक और स्लाइड ऐड करते हैं. अब देखो बेटा, ये जो सेल है ना, सेल के ऊपर ईसीएम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. सेल के ऊपर ईसीएम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. ओके, ठीक है. अब देखो हम इस चीज़ को लिखते हैं. अब ईसीएम क्या करते हैं, सेल की एक्टिविटीज़ को, सेल बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है. सेल बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे कैसे कि वो आपकी जो जीन्स हैं, जीन्स के एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन, मतलब जीन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है. कैसे करेगा, ध्यान से सुनो. ईसीएम है तो ये जो जीन एक्टिविटी का रेगुलेशन है, हाउ विल इट हैपन, बहुत ध्यान से सुनना. मेरे पास मेरा ईसीएम है, ईसीएम में फॉर एग्जांपल सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस हैव टेकन प्लेस. तो मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे. वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, मेरे सेल से बाइंड करेंगे. नाउ जब सेल से बाइंड करेंगे तो सेल say of course, for example, let me just give you the example of fibronectin. Okay, so it was attached to the fibronectin is attached to integrin. जब ये इंटीग्रिन से अटैच करेगा तो इंटीग्रिन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. इंटीग्रिन से कौन अटैच है, माइक्रोफिलामेंट. तो उन माइक्रोफिलामेंट्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, राइट. सो क्या होंगे, लाइक देयर यू कैन से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, और आई कैन सिंपली से मैकेनिकल एंड केमिकल सिग्नलिंग इन्वॉल्व. केमिकल सिग्नलिंग इन्वॉल्व. ठीक है, ध्यान से सुनना. मैंने कहा एक सेल है, सेल के बाहर में ईसीएम है, ईसीएम में कई तरीके के प्रोटीन्स हैं. वो प्रोटीन सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे. ऑफ कोर्स जैसे ही वो सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो जिस प्रोटीन से सेल के जिस रिसेप्टर से वो बाइंड करेंगे, वो रिसेप्टर अटैच्ड होगा टू द साइटोस्केलेटन सच एज माइक्रोफिलामेंट. वो माइक्रोफिलामेंट में क्या होंगे, कुछ चेंजेस आएंगे. नाउ द चेंजेस इन द माइक्रोफिलामेंट विल एक्चुअली कॉज द एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, एंड उन प्रोटीन्स का डायरेक्टली इंपैक्ट होगा ओवर द जीन एक्टिविटी ऑफ द सेल. यस, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट. तो हमने क्या कहा, ईसीएम जो है जीन एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं. कैसे, ईसीएम इंटरैक्ट करेगा विद द सेल के रिसेप्टर्स के साथ, रिसेप्टर से अटैच होंगे माइक्रोफिलामेंट्स, उन माइक्रोफिलामेंट्स में कुछ चेंजेस आएंगे. नाउ द चेंजेस इन द माइक्रोफिलामेंट्स विल एक्चुअली कॉज द एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, एंड वो प्रोटीन्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे द जीन एक्टिविटी ऑफ द सेल, राइट. सो ऐसे होता है काम. इवन जो बेटा डेवलपिंग एम्ब्रायोज होते हैं, ये एम्ब्रायो वाली बात सुना, जो डेवलपिंग एम्ब्रायोज होते हैं, राइट, डेवलपिंग एम्ब्रायोज. ना व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायोज, तो आप देखोगे कि एम्ब्रायो में बहुत तरीके के मूवमेंट होते हैं, सेल्स के मूवमेंट होते हैं ना, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जिन्हें हम कहते हैं. तो इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में सेल को कैसे पता मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, तो एक्चुअली क्या होता है, ईसीएम पे जो फाइबर्स होते हैं वो उनके ऊपर कुछ ग्रेन्स, लाइक सॉर्ट ऑफ जैसे ये फाइबर है, इसके ऊपर इस तरीके के ग्रेन्स प्रेजेंट है. दिस फाइबर इज द ईसीएम फाइबर, एंड इसके ऊपर ग्रेन्स है, एंड जो सेल है ना वो इन्हीं ग्रेन्स को ट्रैक करके चलता चला जाएगा, राइट. जैसे तुम कहीं खो गए और तुमने रास्ता याद करने के लिए रास्ते में कुछ चीज़ें अपनी गिरा दी, द सेम मैनर. ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईसीएम. वी आर डन विद ईसीएम. आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सेल जंक्शन. तो सेल जंक्शन क्या है, तो बेटा सेल जंक्शन मतलब कि सेल, इफ 2 सेल हैं तो दोनों सेल के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट. 2 सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो स्टैब्लिश होता है थ्रू जंक्शंस, सेल जंक्शंस, राइट. सो सबसे पहला प्लांट सेल में सेल जंक्शन कैसे बनते हैं, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. मैंने तुम्हें बताया, ओके, यू विल हैव द मिडिल लैमेला बिटवीन 2 सेल्स. तो उस मिडिल लैमेला के बीच में बेटा हमारे पास 2 सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा होगा. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द सेल 1, ठीक है, दिस इज द सेल 2, तो बीच में यहाँ मिडिल लैमेला भरा होगा, करेक्ट. यहाँ मिडिल लैमेला भरा होगा तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए दोनों के लिए प्लाज्मोडेस्माटा बीच में हो गया. ओके, प्लाज्मोडेस्माटा का अरेंजमेंट क्या होता है देखते हैं एक बारी. सो प्लाज्मोडेस्माटा joins the internal chemical environment of adjacent cells, making a living continuum. The plasma membrane of the adjacent cell line the plasmodesmata. ठीक है, उसमें से
आपके ER के एक्सटेंशंस भी क्रॉस कर सकते हैं. वाटर इन स्मॉल सोल्यूट कैन पास फ्रीली फ्रॉम सेल टू सेल. सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट इन सम circumstances certain proteins in RNA molecule can also move from one cell to another through plasmodesmatal connections. The macromolecules transported to neighboring cell appear to reach the plasmodesmata by moving along the fibers of the cytoskeleton. And जो movement होगा that will also be mediated by the cytoskeleton. Very important, right? डन. देन एनिमल सेल्स में जो जंक्शंस होते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक. सो फर्स्ट इज द टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन क्या होता है बेटा? तो टाइट जंक्शन जो होते हैं मतलब इट एग्जिस्ट बिटवीन टू एपिथेलियल सेल्स. एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास दो सेल हैं एंड आई डोंट वांट इन दो सेल के बीच में मेरा जो बाहर का जो ईसीएम है वो पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाए, राइट? आई डोंट वांट दिस टू हैपन. सो टाइट जंक्शन इस चीज़ को अवॉइड करेगा. अ टाइट जंक्शन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ नेबरिंग सेल्स आर वेरी टाइटली प्रेस्ड against each other, bound together by specific proteins. Okay, so the plasma membrane of two cells, they are very tightly pressed together and ये दोनों के बीच में कुछ प्रोटीन्स होंगे जो इनको एकदम टाइटली होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, फॉर्मिंग अ सील. एक सील बना देगा दैट क्रिएट्स अ बैरियर सो दैट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डजंट गेट इनटू बिटवीन द सेल्स. वो सेल के बीच में ना घुसे, दो सेल्स के बीच में ना घुसे. ओके, तो जैसे हमारे जो सेल्स, स्किन के सेल्स इतने टाइटली पैक्ड हैं ड्यू टू द टाइट जंक्शन. डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? सो ये बेटा आपका एंकरिंग जंक्शन होता है. क्या होता है? डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? दे आर दी एंकरिंग जंक्शन. सी, दे फंक्शंस लाइक रिवेट्स फास्टनिंग सेल्स टुगेदर इनटू स्ट्रॉन्ग शीट्स. ये सेल्स को, व्हाट डू मीन बाई फास्टनिंग? लाइक रिवेट्स, फास्टनिंग द सेल्स मतलब ये सेल्स को आपस में कस के रखते हैं, ठीक है, जोड़ के रखते हैं, एंकर करके रखते हैं, सो दैट दे कैन एग्जिस्ट एज अ शीट. वो एक शीट की तरह रह सके, जैसे मसल्स में होता है. मसल्स में डेस्मोसोम्स क्या करते हैं? सेल्स को जोड़ के शीट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देता है एंड वो वैसे ही एग्जिस्ट करता है. ओके, सो इसमें बेसिकली डेस्मोसोम में क्या होता है? आपके पास यहाँ पे प्लाक होते हैं जो डार्क ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये प्लाक है. जैसे मेरे पास दो सेल्स हैं, राइट? इन दो सेल्स के साइटोसोलिक साइड में यू विल हैव अ प्लाक एंड उस प्लाक में हमारे माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सच एज केराटिन फिलामेंट्स जो होंगे वो ऐसे करके उसको एंकर करके रख रहे होंगे. तो दो सेल्स इस तरह से डेस्मोसोम्स के थ्रू एंकर्ड होते हैं. यू कैन सी राइट ओवर हियर, ठीक है, ये देखो टेम का पिक्चर है. ओके, सो इट फंक्शन लाइक रिवेट फास्टिंग सेल्स टुगेदर इनटू स्ट्रॉन्ग शीट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड अप ऑफ स्टर्डी केराटिन प्रोटीन एंकर डेस्मोसोम इनटू द साइटोप्लाज्म. Desmosomes attach muscle cells to each other in a muscle. Some muscle tear involve rupturing of the desmosomes. Muscle tear होता है तो उसमें desmosome डैमेज हो जाता है बेसिकली. देन गैप जंक्शन, तो दो सेल्स को बीच में कनेक्ट करना है, दोनों के बीच में हम प्रोटीन्स को चैनल्स बिछा देंगे. ये जो प्रोटीन चैनल्स होंगे ये हमारे दो सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं. सो ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्रिएट कर रहा है, गैप जंक्शन क्रिएट कर रहा है, राइट? सो द गैप जंक्शन प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल्स फ्रॉम वन सेल टू एन एडजेसेंट सेल and in a way are similar in their function to plasmodesmata in plant. Gap junction consists of a membrane protein that surround a pore through which iron, sugar and amino acids and other small molecules may pass. Gap junction are necessary for communication between cells in many type of tissues such as heart and in embryos. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो, this is a gap junction, this is a desmosome, okay, and this is the tight junction. Okay, so this is how द जंक्शंस आते हैं, सेल जंक्शंस. एंड इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है. तुम्हारे जो भी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन द चैट बॉक्स. ओके, आई विल रीड देम, आई विल रिप्लाई बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत पास है. ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. बाय, गुड नाइट.